Hello students, today we are going to start the next topic of controlling chapter, that is controlling process. The most important topic of controlling chapter. ये जो टॉपिक है बेटा, ये हर साल you will find a question on controlling process every year in the exam of business studies. This topic constitutes 5 steps. This process is a combination of 5 steps. There are 5 steps in this process. First is setting performance standards. हम setting performance standards को setting standards भी कह सकते हैं. तो first step क्या है? Setting standards या setting standards of performance या फिर setting performance standards. तो अब question arise होता है कि what standards are actually? Standards होते क्या हैं? Standards are the basic criteria against which actual performance would be measured. हमारी जो performance है वो किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर की जाएगी, उस क्राइटेरिया को बोलते हैं स्टैंडर्ड्स. लाइक मैंने कहा एक लेबर एक दिन में 50 यूनिट्स बनाए, तो 50 यूनिट्स जो है उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो गई. 50 यूनिट्स क्या होगी? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो जब एक दिन पूरा हो जाएगा उस वर्कर का, तो पूरा दिन होने के बाद हम देखेंगे कि उसने कितनी यूनिट्स बनाई हैं. तो हम कंपेयर किससे करेंगे? 50 से, कि कम बनाई है या ज़्यादा. कैसे पता चलता है कम बनाई है या ज़्यादा? वो डिपेंड करता है कि हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी. तो हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं. तो ये जो 50 यूनिट्स हैं ये क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. नाउ performance standards या standards can be fixed both in terms like quantitative as well as qualitative. यानी कि standards can be of any type. It can be qualitative or it can be quantitative as well. Quantitative standards जो होते हैं हमेशा it is advisable to fix the standards in quantitative term. Why? Because if we fix the standards in quantitative terms, it will make its measurement very easy to measure the performance. अगर हम standards को quantitative terms में fix करेंगे तो वो easy हो जाएगा हमारे लिए उसको measure करना. Like अगर हम बात करें qualitative standards की, ठीक है, qualitative standards में क्या drawback है उसका सबसे बड़ा drawback ये है कि we cannot measure द परफॉर्मेंस इन क्वालिटेटिव टर्म्स. क्वालिटेटिव टर्म्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए परफॉर्मेंस को मेजर करना. तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं मैंने कहा दोनों टर्म्स में हो सकते हैं. किसमें? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. ठीक है, दोनों टर्म्स में हो सकते हैं. बट इट इज एडवाइजेबल टू फिक्स द स्टैंडर्ड्स इन क्वांटिटेटिव टर्म बिकॉज इट विल मेक इट्स मेजरमेंट वेरी इजी. क्योंकि क्वांटिटेटिव टर्म्स को मतलब क्वांटिटी में होता है, नंबर्स में होता है, तो हम उसे मेजर इजीली कर लेंगे ना. बट क्वालिटेटिव टर्म्स में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस. ठीक है, अब ये दोनों हो सकते हैं बट हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? क्वांटिटेटिव को. इसके साथ साथ ये क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल. क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? जिसे हम चेंज कर सकें. हमारे स्टैंडर्ड्स कभी भी रिजिड नहीं होने चाहिए. वो कैसे होने चाहिए? फ्लेक्सिबल. Why standards should be flexible enough? The standards of performance should be flexible enough because the scenario of the environment or the situations prevailing in the environment are keeps on changing. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि business environment is a dynamic concept. ये एक dynamic concept होता है. Dynamic means which keeps on changing. Environment change होता रहता है. तो environment में जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को हमें क्या करना पड़ता है? अडॉप्ट करना पड़ता है. तो उनके अकॉर्डिंग हमें कभी स्टैंडर्ड्स को अगर चेंज करना पड़ जाए तो वो कब कर सकते हैं हम चेंज? जब हमारे स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे. ठीक है, लाइक जो ये मैंने 50 यूनिट्स कहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ जाए, तो समर्स में ज़्यादा काम नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए. ठीक है, यानी कि विंटर्स के टाइम पर हमारा जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो उस टाइम पर भी ज़्यादा काम लेबर नहीं कर पाती है. तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स.
रिवीजन का मतलब चेंज करना, लेकिन चेंज कब होंगे, जब वो फ्लेक्सिबल होंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें 2-3 बातें हमने देखी कि व्हाट इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। सेकंड, स्टैंडर्ड्स कैन बी set both in qualitative as well as quantitative terms. Third, it is advisable to fix the standard in quantitative terms so that it will be easier to measure the performance in quantitative terms. उसके साथ साथ हमारे ये स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि एक लेबर के लिए 50 यूनिट्स का जो है टारगेट रहता है। अब 50 यूनिट्स उसने बनाई हैं या कम बनाई हैं, मतलब कितना काम उसने किया है, ये पता लगाने का मतलब ही क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। शाम को जब हम उसे वेजेस पे करेंगे, क्योंकि डेली वेजेस पर ज़्यादा काम करती है लेबर, तो जब हम उसे वेजेस पे करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से करेंगे ना। तो अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र ही नहीं किया है, उसकी देखा ही नहीं उसने कितना काम किया है, तो पेमेंट नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर। वो ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में होनी चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है ये 4 मेथड्स होते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, सॉरी मेथड्स हैं, 4 हैं। वैसे तो बहुत सारे, बट मेनली 4 होते हैं कि हम परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र करेंगे, किसी की परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र किया जा सकता है। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज से हम कैसे पता लगा सकते हैं, लाइक वी हैव नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे रेशियोज हमारे पास होते हैं, तो उन रेशियोज के हिसाब से भी कैलकुलेशन करके हम पता लगाते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, कैलकुलेशंस बेस्ड। नेक्स्ट है सैंपल चेकिंग। अब सैंपल चेकिंग क्या है कि वैसे तो हर एक यूनिट या हर एक प्रोडक्ट की जो यूनिट होती है वो चेक होनी चाहिए, ठीक है, टेस्ट होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, एग्जामिन होनी चाहिए अगेंस्ट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि उसने क्वालिटी वाइज वो जो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं। बट जब हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो, ठीक है, तो इट इज़ नॉट एन ईजी और इकोनॉमिकल जॉब टू चेक ईच एंड एवरी यूनिट। हर एक यूनिट को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब दिन में 50,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बने तो हम उन 50,000 यूनिट्स को एक एक करके चेक नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आता है सैंपल चेकिंग। जैसे आपने रैंडम सैम्पलिंग भी पढ़ा होगा स्टैट्स में, तो सैंपल चेकिंग भी वैसे ही है कि हम अचानक से गए आउट ऑफ सडन और हमने किसी भी एक, मतलब जो भी जहाँ पर भी प्रोडक्ट हमारा रखा हुआ है आउटपुट, उसमें से कोई एक यूनिट हमने जो है निकाली और उसको एग्जामिन किया कि वेदर इट इज़ क्वालिटी वाइज अप्रूव्ड और नॉट, वो हमारी क्वालिटी जो है उसकी ओके है या नहीं है, वो होता है सैंपल चेकिंग। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हुए उनमें से कोई भी एक रैंडमली उठा लेना, वो क्या होता है, सैंपल चेकिंग। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मीन्स observing the performance of an employee while he or she is working in the organization। जब वो organization में काम कर रहे होते हैं तो हम उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके लिए हम कई बार उसको जो है फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि उसके सामने ही बैठकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर हम सीसीटीवी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि फुटेज के द्वारा या फिर जो वीडियोग्राफी होती है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन में उसको रख सकते हैं, देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं, उसकी क्या मतलब टोटल उसने कितना काम किया है, वेदर ही इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स और नॉट। नेक्स्ट और लास्ट जो है इसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ एन एम्प्लॉय विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय हिज और हर सुपीरियर। उसके सुपीरियर के द्वारा ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट वीकली भी हो सकती है या डे वाइज भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हमें बता देगी कि किस तरीके का इसका ट्रेंड है, एम्प्लॉय का किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है, कितनी परफॉर्मेंस है वो।
तो ये हुआ कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी डन विद दीज 3-4 टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और सुनो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कब इजी हो जाता है? ये इजी हो जाता है जब हमारे स्टैंडर्ड्स कैसे हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो, और जिस टर्म में हमारे स्टैंडर्ड सेट हो। लाइक अगर हमारे स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो हमें मेजरमेंट भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही करना चाहिए, क्वालिटेटिव में तो क्वालिटेटिव में करना चाहिए, क्योंकि हमें कंपेयर भी तो करना है। नेक्स्ट स्टेप कंपैरिजन का ही तो है। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स या डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अब जब शाम को एम्प्लॉय काम कर देगा या वर्कर काम कर देगा तो हम कंपेयर करेंगे उसके। लाइक उसने सपोज करो 45 यूनिट्स बनाए हैं सर, ठीक है, हमने कितने बोले थे 50। अब 50 क्या है? स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये 45 क्या है? एक्चुअल। तो कौन सा ज़्यादा है? स्टैंडर्ड्स ज़्यादा है ना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ज़्यादा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 5 यूनिट्स कम बनी हैं। 5 यूनिट्स क्या हैं? These 5 units are shortfall of the standard या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से 5 यूनिट कम हैं। तो ये जो 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस इज डेफिशिएंसी। क्या? डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमारे सामने क्या निकल कर आती हैं? डेफिशिएंसी, या फिर इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज डेविएशन। क्या है? डेविएशन। लेकिन जो ये डेफिशिएंसी है ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन को ही बताती है। डेफिशिएंसी जो होती है नेगेटिव डेविएशन, लेकिन डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है। लाइक यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन आ रही है ना, 5 यूनिट कम बनी है, तो हमेशा डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। लेकिन सपोज करो अगर 55 यूनिट्स बन जाती तो 5 यूनिट्स ज़्यादा बन रही है ना, तो वो भी डेविएशन है, गैप तो आ रहा है ना स्टैंडर्ड्स और डिजायर के बीच में, लेकिन वो पॉजिटिव डेविएशन है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारी डेविएशन नेगेटिव हो तो हमें चिंता करने की ज़रूरत होती है। वी नीड टू फाइंड आउट द कॉजेज और द रीजंस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डेविएशन। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करना ही क्या है? नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। क्या है वो? एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब क्या है? एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल स्टडी या क्रॉस चेकिंग ऑफ द फैक्ट्स। तो एनालाइजिंग डेविएशन में क्या आएगा कि हम थ्रू एनालाइजिंग द डेविएशन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस और द कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच डेविएशन। ये डेविएशंस क्यों आई? क्योंकि चिंता हो जाती है मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैनेजमेंट की चिंता जायज़ भी होती है क्योंकि सारा काम उन्हीं के सर पर होता है। तो एनालाइजिंग डेविएशन करने के लिए भी हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, और ये दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टेक्निक्स। इससे पहली है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है कंट्रोल की। कंट्रोल की 2 टेक्निक्स हैं हमारे सिलेबस में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि MBE, जिसे हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या होती हैं डिटेल में समझेंगे, बहुत इजी हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो ये कंट्रोल की टेक्निक है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ बिलीफ दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। जब मैं चाहूँ कि हर चीज़ में कंट्रोल कर लूँगा तो मैं लास्ट में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम तो लिमिटेड है, ठीक है। एक चीज़ जिसमें मेरे को 2 घंटे लगेंगे, अगर मैं उसमें 1.5 घंटे लगा रहा हूँ तो काम होगा ही नहीं। यानी कि 1.5 घंटा मैंने लगाया तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, जब काम ही पूरा नहीं हुआ तो 1.5 घंटा भी वेस्ट। तो अगर मैं ऐसे सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या कहता है कि 2 तरीके की डेविएशंस हो सकती हैं, ठीक है, 2 तरीके की डेविएशंस हो सकती हैं। एक बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट यानी कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक होती है विद इन दी परमिसिबल लिमिट। या ये परमिसिबल लिमिट क्या है? परमिसिबल लिमिट एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा 50 यूनिट्स बनानी है, अगर उसने 48 भी बनाई है ना कोई दिक्कत नहीं, 2 यूनिट्स का चलता है, 2 यूनिट में इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर वो कम बना रहा है
तो फिर वो मेरी परमिसिबल लिमिट के बाहर है, उतना मैं उसको परमिट नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहती है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए या उन्हीं डेविएशंस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी लिमिट के बाहर जा रही हैं, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारी लिमिट में है, जो हमारी लिमिट के अंदर है, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, दूर हमें वो भी करनी है, ठीक है। वो डेविएशंस भी हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। तो लेकिन वो उनका अमाउंट कम है तो हम उनको किन को डेलीगेट कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो जो ये छोटी छोटी डेविएशंस है इनको तो हम किसको दे देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को। लेकिन जहाँ डेविएशन लिमिट के बाहर जा रही हो वो डेविएशंस हम इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ पर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर का फोकस या अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। यही होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में मैनेजर को सिर्फ उन्हीं डेविएशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो लिमिट के बाहर जा रही हैं, जो जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो परमिसिबल लिमिट के बाहर जा रही हैं। क्योंकि छोटी छोटी डेविएशंस पर अगर वो अटेंशन देगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट डेविएशंस हैं, जो डेविएशंस लिमिट के बाहर जा रही हैं, वहाँ पर वो फोकस नहीं कर पाएगा, हमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारा रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होती हैं, एक इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी ये फैसिलिटेट करता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों, क्योंकि हमने रूटीन वर्क या रूटीन जो नेचर की डेविएशंस हैं वो तो सबऑर्डिनेट्स को दे दी, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और मैनेजर का ध्यान सिर्फ इम्पोर्टेंट डेविएशंस पर ही गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में टाइम सेविंग होती है, मैनेजर का टाइम बच जाता है, उसको मतलब वो बिजी नहीं रहता इन अननेसेसरी डेविएशंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी टेक्निक है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं, की रिजल्ट एरियाज, KRAs बोलते हैं इनको, KRAs, की रिजल्ट एरियाज। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे बेटा, ठीक है, KRAs, की रिजल्ट एरियाज। अब ये की रिजल्ट एरियाज क्या होते हैं, ठीक है। These key result areas are critical to the success of the organization. If anything goes wrong on these key result areas, entire organization will suffer. यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी organization will suffer. कैसे? बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। लाइक हमारे स्कूल में क्लासेस चलती हैं प्री नर्सरी टू 12th, चलती हैं कि नहीं, प्री नर्सरी टू 12th चलती हैं। हमारे पास दो बोर्ड क्लासेस, एक तो 12th और दूसरी 10th, ठीक है कि नहीं। अच्छा, आपका स्कूल है SPS इंटरनेशनल स्कूल है आपका, ठीक है। तो SPS इंटरनेशनल स्कूल में प्री नर्सरी टू 12th क्लासेस चल रही हैं, लेकिन क्या कभी कोई पूछता है कि SPS इंटरनेशनल स्कूल की 7th क्लास का रिजल्ट इस बार कैसा है? पूछता है कोई? नहीं पूछता। या फिर कोई आपसे पूछता हो कि भाई 6th क्लास का कैसा रिजल्ट आया है, या भाई UKG का रिजल्ट क्या है, कोई पूछता है? नो वन इज गोइंग टू बॉदर अबाउट दीज क्लासेस। इनके रिजल्ट के बारे में कोई भी बॉदरेशन नहीं करता एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स ऑफ 7th and 6th क्लास स्टैंडर्ड्स और द क्लासेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन बाहर 12th क्लास का और 10th क्लास का रिजल्ट बोलेगा। स्कूल की सक्सेस, स्कूल की परफॉर्मेंस, स्कूल का सर्वाइवल और उसकी डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड क्लासेस रिजल्ट। बोर्ड क्लासेस के जो रिजल्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्कूल ने होर्डिंग लगवाया हो मार्केट के अंदर जिसमें उसने अपनी 7th या 6th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो उनके हाथ की बात है, ये तो उनके हाथ की बात है। होम एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर इजी बना तो रिजल्ट आ जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो 12th और 10th क्लासेस पर स्कूल को क्या करना होगा? फोकस करना होगा। यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई, अर्जेंटली इस पर फोकस करना होगा, अर्जेंटली यहाँ पर इसको अटेंड करना होगा, ठीक है। तो यही तो की रिजल्ट एरियाज है। यही क्या है? की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज आर द एरियाज विच आर क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ
anything goes wrong on these key result areas, entire organization will suffer. अगर मान लो किसी स्कूल की 10th और 12th का रिजल्ट खराब हो जाए तो पूरा स्कूल को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके की रिजल्ट एरियाज होते हैं। अब यहाँ पे कहाँ से आ गए ये 10th और 12th या की रिजल्ट एरियाज, कैसे, क्या इसका कंट्रोलिंग से क्या लेना देना है? कंट्रोलिंग से लेना देना ये है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो टेक्निक है कंट्रोल की, वो ये कहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो की रिजल्ट एरियाज हैं, KRAs हैं, जिनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जुड़ी है, सर्वाइवल जुड़ा हुआ है, अगर उन एरियाज पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उनको पहले अटेंड करना ज़रूरी है, बाद में हम दूसरे एरियाज को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर की रिजल्ट एरियाज पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो भैया गई भैंस पानी में, इसीलिए पहले उनको अटेंड करना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। कुछ एक इसमें ये भी होता है कि कुछ डेविएशंस ऐसी होती हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल से ही बाहर हैं, कंट्रोल से ही बाहर हैं, तो वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका एक और मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे सपोज करो प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ₹5 पर यूनिट बढ़ गई, ठीक है, एक यूनिट पर 5 रुपये कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। दूसरा पोस्टल चार्जेस, पोस्टल चार्जेस जो हम कुरियर वगैरह करते हैं, अपने सामान को भेजते हैं, सरकार ने उसके रेट बढ़ा दिए, सपोज करो बाय ₹10, ये 10 रुपये से बढ़ गए। ये किसने बढ़ाए? गवर्नमेंट ने। किसने बढ़ाए? गवर्नमेंट ने। दिखाई दे रहा बेटा बोर्ड पर? नहीं दे रहा, चलो कोई नहीं, वैसे सुन लो कि प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये यूनिट से बढ़ गई और पोस्टल चार्जेस 10 रुपये से बढ़ गई। अब पोस्टल चार्जेस किसने बढ़ाए? गवर्नमेंट ने। अब हम लेकर बैठे रहे, बुरी सी शक्ल बनाकर बैठे रहे कि भैया पोस्टल चार्जेस बढ़ गए, इनको कम करो। हम नहीं कर सकते भैया। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दीज आर द एरियाज विच आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। हम इसमें इंटरफेयर ही नहीं कर सकते। क्या पोस्टल चार्जेस होंगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत माथापच्ची करें प्रोडक्शन कॉस्ट पर तो शायद उसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम वेस्टेज कम कर दें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करें, अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करें, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। तो यही तो बताया जाता है किसमें? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट है की रिजल्ट एरियाज विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ऑन दीज की रिजल्ट एरियाज, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर एंड की रिजल्ट एरियाज आर must to attend urgently if anything goes wrong on these key result areas or any deviation arises on these key result areas, ठीक है। तो ये आपकी दो टेक्निक थी बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जब आप बुक से पढ़ोगे एक बार में ही समझ में आ जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस क्या होता है? भैया हमारे पास डेविएशंस आ गई, शॉर्टफॉल हो रहा, हमारी परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो हम उसके करेक्टिव एक्शंस तो लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारी डेविएशन हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर है, हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी डेविएशन अगर हमारी परमिसिबल लिमिट के अंडर आती हैं या जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं तो हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारी डेविएशंस आर गोइंग बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट देन एन अर्जेंट करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो करेक्टिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कॉज पर। जैसे मेरी मशीनरी पुरानी हो गई, आउटडेटेड मशीनरी है, ऑब्सलीट हो चुकी है मशीनरी, नई मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, दैट इज़ द टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मेरी मशीनरी ख़राब हो गई, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया मशीनरी का, रिपेयर करवाऊँगा, ये उसका सॉल्यूशन है, करेक्टिव एक्शन ही हो गया। सपोज करो मेरे प्रोसेस में ही कोई गड़बड़ है, प्रोसेस आउटडेटेड है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ बेकार हो चुका है, उसमें काम करने का मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ सकती, प्रोसेस को सुधारूंगा, ठीक है, करेक्टिव एक्शन हो गया। मेरे वर्कर्स अनट्रेन्ड अनस्किल्ड हैं या उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या? उनको ट्रेनिंग दूंगा। मेरे जो रिसोर्सेज मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज लेके आऊँगा। तो हर जगह जहाँ कहीं भी मेरे को ज़रूरत है टेकिंग करेक्टिव एक्शन की वो मैं करूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड्स ही कैसे होते हैं? अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? लाइक मैं अपने वर्कर से कह दूं कि भैया शाम तक आसमान से 10 तारे तोड़ कर लाओ,
हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है, मैं काम ही ऐसा दे रहा हूँ वो कर ही नहीं सकता। तो अगर किसी वर्कर की कैपेबिलिटी मान लो 40 यूनिट्स बनाने की है और मैं उससे कह रहा हूँ 50 यूनिट बना ही नहीं सकता, वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है। तो जब मेरे स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक होंगे तो मुझे उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड्स जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कई बार ये स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक इसलिए भी बन जाते हैं कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको अब कंपेल करूँ स्कूल आकर पढ़ो, पढ़ना है तो वरना मत पढ़ो, बट स्कूल आना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने स्कूलों को बंद किया हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो है उन स्टैंडर्ड्स को चेंज करूँगा, फिर मैं रिवाइज करता हूँ। रिवीजन जो होती है कि अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, वो बता चुका हूँ कि 50 यूनिट मेरा स्टैंडर्ड है। अगर मेरे को इसे चेंज करना है इसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। अगर 50 से 55 कर रहा हूँ अपवर्ड रिवीजन, या फिर 50 से 45 कर रहा हूँ डाउनवर्ड रिवीजन। तो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको चेंज करना ज़रूरी होता है। और ये कंट्रोलिंग जो है ना, तभी कहते हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हैं वो भी फिर हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो थ्रू कंट्रोलिंग वी मेक श्योर दैट हाउ आर स्टैंडर्ड्स आर अनरियलिस्टिक, कैसे अनरियलिस्टिक हो चुके हैं, हाउ वी शुड फिक्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस सो दैट आर एम्प्लॉयज़ और द लेबर ट्राई टू अचीव देम, ठीक है, उनको अचीव कर पाए, ट्राई टू फॉलो देम। तो ये हमारा था कंट्रोलिंग प्रोसेस। विद दिस योर कंट्रोलिंग चैप्टर एंड्स नाउ। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर अगेन, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक we'll start revision from the first chapter, very beginning. Clear? Thank you, students.